यस बेटा, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया। जो हमारा चैप्टर चल रहा है ये चल रहा है लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, और उससे रिलेटेड हमने एप्लीकेशंस पढ़ ली हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, या मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक हम कोई फोर्स ना लगाएं। सेकंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। अब देखो इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हम करते हैं। अब न्यूमेरिकल्स देखते हैं कैसे होंगे। तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए मैं आपको एक बार फॉर्मूले रिवाइज करवा देता हूँ। देखो कौन कौन से फॉर्मूले हैं। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है फोर्स का, F इजिकल टू एम ए। और हमने पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन होता है V माइनस यू बाई टी। फिर हमें फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो सब तो यूज करना ही है। V इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, टू ए एस इजिकल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। ये सारे फॉर्मूले हमारे यूज होंगे। मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला P होता है मास इनटू वेलोसिटी, ऐसे लिख देते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम हो गया। तो मैंने साइड में सारे फॉर्मूले लिख दिए। फिजिक्स की यही खासियत है कि पिछले चैप्टर के भी फॉर्मूले लगते हैं, आप याद रखना। जो हमारा करंट चैप्टर चल रहा है इसमें पिछले चैप्टर के भी फॉर्मूले लग जाते हैं। अब हम इस न्यूमेरिकल को बेटा ट्राई करते हैं, जरा समझो। कह रहा है कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। मतलब अगर आप इसका आंसर देखो तो आपको दिया हुआ है मास 5 kg फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। टाइम आपको दिया हुआ है 2 सेकेंड। इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर टू 7। तो यानी इनिशियल वेलोसिटी है आपकी 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकेंड। कहते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मतलब क्या निकालो, एफ निकालो। ठीक है, गिवन लिखा, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। फिर कह रहा है उसके बाद व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, फाइनल वेलोसिटी भी निकालो फॉर द 5 सेकेंड। तो वो हम बाद में निकालते हैं, पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इजिकल टू एम इंटू ए, और m इंटू ए होता है v माइनस यू बाई टी। ये देखो आ गया समझ में, ये यहाँ पे किया हुआ है। अब फोर्स क्या आएगी, मास कितना है आपका m की वैल्यू है 5, फाइनल वेलोसिटी है 7, इनिशियल वेलोसिटी है आपकी 3, चेक करते जाओ, और टाइम है आपका 2 सेकेंड, फर्स्ट केस 2 सेकेंड। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया 5 इंटू 4/2, इसको कट कर दीजिए, 4 ही आएगा ना, हाँ तो 2, ये हो गया आपका 10। तो फोर्स आ गया हमारा 10 न्यूटन। ये एक पार्ट सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, एक हिस्सा सॉल्व हो गया। तो ये हमने ए पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। बी पार्ट में कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नाउ इफ, ये है आपका बी पार्ट, यहाँ से शुरू होता है। नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी। कि जो फोर्स है अगर वो 5 सेकेंड के लिए लगाएं तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो देखो F इज इक्वल टू एम इंटू ए, फोर्स आप निकाल चुके हो 10 न्यूटन, तो 10 यूज हो जाएगा। m आपके पास है 5, एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी। तो ये हो गया 10 और ये हो गया 5। अब 5 होने के बाद ये v निकालना है हमने यहाँ पे सेकंड केस में। इनिशियल वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी 3, टाइम कर दिया अब उसने 5। जरा आप ध्यान से देखना, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल, तो ये हो गया 10 इज इक्वल टू वी माइनस 3। तो इस 3 को इधर ले आओ, तो ये हो गया 10 प्लस 3 इज इक्वल टू वी, ये हो गया 13 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू वी। तो ये न्यूमेरिकल है जो हमने सॉल्व किया, आप इसे कॉपी कर लीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बार मैं दोबारा बताता हूँ, सुनते जाइए। क्वेश्चन में जो जो लिखा है वो मैंने लिख लिया यहाँ पे। गिवन, गिवन लिखने के बाद उसने जो दो चीजें पूछी हैं, पहले पूछा है फोर्स, फिर पूछा है फोर्स निकालने के बाद कि अगर मैं टाइम 2 की जगह 5 कर दूं तो फाइनल वेलोसिटी बताओ क्या होगा। कि पहले फोर्स 2 सेकंड के लिए लग रहा था, अब आप मान लो 5 सेकंड के लिए लग रहा, तो ऑब्वियसली वेलोसिटी में फर्क आएगा ना। कितना फर्क आएगा, 7 की जगह 13 हो जाएगी। तो यही हमने सॉल्व किया।
हमारा ए पार्ट में सिर्फ फोर्स पूछा था तो फोर्स आ गया 10। कहता है फोर्स निकालने के बाद ये बताओ कि अगर ये फोर्स जो है 2 की जगह 5 सेकंड की हो जाए तो फाइनल बताओ। तो फाइनल को हमने कुछ नहीं लिखा, इनिशियल हमारा सेम रहेगा, ये 5 to 5 कैंसिल हो गया और हमने सॉल्व कर लिया। चलो बेटा नोट करो, नोट करके डन बोलो। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, उसे हम समझते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स। तो मैं इसे सॉल्व करूंगा, साथ में आप देखना, डोंट सी द आंसर, आप इसे अपने आप सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ और देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स, एक्सेलरेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड और 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड। तो कहता है किसका फोर्स ज्यादा आएगा। तो हम ऐसे कर लेते हैं, दो सिचुएशंस दी हुई हैं, तो एक केस में हम मान लेते हैं F1 और दूसरे केस को मान लेते हैं F2, ऐसे मान लेते हैं। तो ये बन जाएगा M1A1, अगर F है 1 है तो ये M1A1 हो जाएगा। इसी तरह से M1A2। अब फर्स्ट केस देखो, विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg मास 2 kg और एक्सेलरेशन कितना है 5। तो इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 10 न्यूटन। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 and 2 है तो 4 into 2 ये आ गया हमारा 8 न्यूटन। तो बताओ किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है। F1 इज ग्रेटर देन F2, इस तरीके से आप बता सकते हो। तो आपने ये क्वेश्चन समझा कैसे है। आपको कह रहा है कि मास और एक्सेलरेशन दिया है दो अलग अलग बॉडी का, कहता है कि बताओ फोर्स किसकी ज्यादा है। तो फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट केस का फोर्स निकाल लो, सेकंड केस का निकाल लो, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है और इसे सॉल्व कर लो। तो जिसकी वैल्यू ज्यादा उसकी फोर्स ज्यादा। तो F1 ए वाला केस जो है उसमें फोर्स आपकी ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन था और ये उसका आंसर है, हाउ टू सॉल्व दिस। तो F1 इज ग्रेटर देन F2। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलो ये आसान है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 105 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड। Calculate force exerted by the brakes on the motor car if mass of the mass along with the passenger is 1000 kg। तो क्वेश्चन देखो एक बार दोबारा से। A motor car is moving with the velocity of this, यानी इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई है 108 किलोमीटर पर आवर, टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप। टाइम ले लिया इसने 4 सेकंड टू स्टॉप, स्टॉप हो गई ना तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगर कोई बॉडी चलती हुई रुक जाए तो फाइनल वेलोसिटी जीरो। कैलकुलेट द फोर्स, कहता है फोर्स निकालना है। ओके, मास दिया हुआ है आपको 1000 kg। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला लगाने से पहले ये किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 108 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये 2 जीरो गई और ये हो गया 1080 बाय 36। इसे आप सॉल्व करोगे तो 3 से अगर मल्टीप्लाई करो तो इतना आ जाता है, 3 3 जा 9 होता है। हाँ, ये आ जाएगा आपका 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमारा फोर्स का फॉर्मूला है m इंटू ए। अब मास कितना था हमारा 1000, ए कितना होता है v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन। अब ये हो गया हमारा 1000, v v हमारे पास है कितना 30, ये तो जीरो है और ये आ गया 30 इनिशियल, और टाइम कितना है हमारे पास 4। तो अब आप इसे सॉल्व कीजिए, तो 4 को इससे डिवाइड कर दो तो 250 आ जाएगा। 4 और ये डिवाइड कर दोगे ना 250 आ जाएगा, इंटू -30 आ जाएगा, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, -30 बचा। इसे मल्टीप्लाई करो तो -750 न्यूटन। तो यहाँ पे माइनस का मतलब ये नहीं है कि माइनस है, माइनस का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि जब भी आपने किसी चीज को रोकना है ना तो नेगेटिव में वो चीजें आती है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, इस तरह से समझ लो। तो ये आंसर आया आपका -7500 न्यूटन। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर
and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force exerted by the brake on the motor. यानी ये जो फोर्स है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है उसको रोकने के लिए, रोकना है ना, तो माइनस आने का मतलब माइनस नहीं है यहाँ पे, ऑपोजिट डायरेक्शन। बोलो बेटा समझ में आ गया? बोलो बच्चों। हाँ तो आप इसे नोट कर लीजिए, आई एम गिविंग यू अ मिनट। सो हमने ये वाला न्यूमेरिकल भी सीख लिया कैसे होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल कैसे करना है। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास, अब तो हमारे खैर इसका न्यूमेरिकल यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हमारे पास कुछ नया टॉपिक है। अब ये नया टॉपिक देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है नया टॉपिक। नए टॉपिक का नाम है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो अब आप देखो क्या होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है फॉर एवरी एक्शन, क्या कहता है ये? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, याद रखना न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, नोट करते जाओ बेटा। स्टेट्स दैट फॉर every action, for every action there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. जैसे मान लो, आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, जरा समझना ध्यान से। जैसे मान लो आपने किसी को थप्पड़ मारा बहुत जोर से, जैसे आपने मारा ना उतनी ही पेन आपको भी होती है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं होती। तो वो वही हो गया ऑपोजिट। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट एंड equal reaction. So just keep in mind, states that for every action there is equal and opposite reaction. बस ये है कि ये दो डिफरेंट बॉडीज में होता है। जो ये कंसेप्ट है ना, दो डिफरेंट बॉडीज के बीच में होता है, और दो डिफरेंट बॉडीज के बीच में होने के कारण दो अलग अलग बॉडीज होती हैं, तो दो अलग अलग बॉडीज पे फोर्स लग रहा होता है। तो मैंने एक एग्जांपल दी आपको थप्पड़ मारने वाली, अब बहुत सारी और एग्जांपल्स हम उनको समझते हैं और आगे चलते हैं। सो देखो, जैसे मान लो आप बोट पे खड़े हो, तो बोट पे खड़े होके ना आप जंप मारो, तो जैसे ही आप जंप मारोगे आगे जाने के लिए, तो आगे जाना आपका एक्शन है, रिएक्शन क्या होगा? बोट पीछे को हो जाएगी। और स्विमिंग करते हुए हम इसका यूज करते हैं, क्या करते हैं हम? स्विमिंग करते हुए अपनी बॉडी फ्लैट करके जो वॉल होती है स्विमिंग की, पूल की, उस पे पैर से जोर से प्रेशर मारते हैं, जिस कारण हम बहुत जोर से आगे जाते हैं। तो यही है, एक्शन एंड रिएक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर आप एक्शन करोगे तो उसकी रिएक्शन फोर्स भी आएगी। जैसे ये बोट वाली एग्जांपल देख लो, बोट में आप खड़े हो, है ना, जब भी आप कहीं भी बोट पे चढ़ते हो या उतरते हो तो आपने ये फील किया होगा कि बोट आगे पीछे हो जाती है, जब आप उतरते हो तो पीछे हो जाती है। इस तरीके से आपने इसको फील किया होगा। इसी तरह से स्विमिंग करते हुए, जिन बच्चों ने स्विमिंग किया है वो इस एग्जांपल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि स्विमिंग करते हुए जब आप कॉर्नर पे अपने पैर से पुश करते हो तो आपकी बॉडी बहुत जल्दी आगे जाती है, यानी ये पुश करना आपका एक्शन हो गया, रिएक्शन फोर्स आपकी आगे को चली जाएगी। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन टू फोर्सेस इन एन इंटरेक्शन। वन फोर्स इज कॉल्ड एक्शन फोर्स, द अदर फोर्स इज कॉल्ड रिएक्शन फोर्स। जैसे आगे जाना है ये एक्शन है, आप आगे जाओगे तो पीछे वाली बॉडी पीछे निकल जाएगी, वो रिएक्शन फोर्स है। नीदर फोर्सेस एग्जिस्ट विदाउट ईच अदर, एग्जिस्ट विदाउट द अदर, दे आर इक्वल इन स्ट्रेंथ एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये याद रखना, इक्वल इन स्ट्रेंथ होता है बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। दे अकर एट सेम टाइम, साइमल्टेनियसली सेम टाइम। तो ये इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हो गए जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो हमें यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ जाता है। अब हम चलते हैं आगे और इसको और अच्छे से एग्जांपल्स को देखते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल है, देखो ध्यान से, यहाँ पे रॉकेट है, रॉकेट ऊपर जाता है। कैसे जाता है ऊपर? वो क्या करता है, उसमें गैसेस फ्यूल जल रहा होता है, उस फ्यूल के प्रेशर से एक्शन फोर्स क्रिएट होता है और इसके रिएक्शन फोर्स से ऊपर चला जाता है रॉकेट। यानी फ्यूल्स का जो प्रेशर है वो नीचे को आता है, वो एक्शन हो गया और ये आगे चला जाता है। बैलून में भी ऐसे होता है, बैलून में हवा भर के छोड़ दो तो हवा निकलेगी, वो एक्शन फोर्स है, बैलून आगे जाएगा, रिएक्शन फोर्स है। आप बैलून का केस और इस तरीके से चेक कर सकते हो। बैलून को एक हॉलो पाइप से एक थ्रेड के ऊपर लगा दो और उसमें आप हवा भर के उसको छोड़ दो, तो आप देखोगे कि हवा इस डायरेक्शन में निकल रही है, बैलून इस डायरेक्शन में जाएगा।
तो हम यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स, और ये दो अलग अलग बॉडीज पे लग रहा है, ठीक है ना। तो एक बॉडी बैलून हो गई और एक बॉडी आपकी ये रस्सी हो गई। तो एक्शन दिखेगा, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको रिएक्शन दिखेगी। सो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो। एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी ये वाली एग्जांपल देखो, जैसे ये बॉल गिरी, बॉल टकराई, एक्शन फोर्स हो गई, फिर वापस जाती है वो रिएक्शन फोर्स हो गई, है ना। उसकी जाने की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। तो देखो, बॉल को फेंका आपने, ये एक्शन फोर्स है, टकराने के बाद रिएक्शन। तो इक्वल एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसी तरह से जब हम वॉक करते हैं जमीन पे, तो हम एक्शन और रिएक्शन की वजह से ही वॉक कर पाते हैं, नहीं तो हम कर ही नहीं पाएंगे। जब आप चलते हो, देखो इसका इसका डिजाइन देखो चलने में, जब आप चलते हो तो अपने पैरों से आप जमीन को पीछे फेंकते हो, तो जमीन को आप पीछे करते हो, तो जमीन आपको रिएक्शन फोर्स देती है। आपने एक्शन किया, अपने पैरों से जमीन को पीछे करते हो, ग्राउंड को, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स देती है, जिस कारण आप आगे मूव हो पाते हो। मान लो ये फिसल जाए तो आप आगे मूव नहीं होगे, गिर जाओगे। पॉइंट समझ में आया। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हमारा चलना फिरना, हमारे डे टू डे लाइफ में जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो मोस्टली इसी कंसेप्ट पे डिपेंड करती है, एक्शन एंड रिएक्शन। हम एक्शन करते हैं, हमें रिएक्शन मिलती है, तो हम आगे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ये बॉडी है, ये एक बॉडी है, एक बॉडी है, ये टकरा गए एक दूसरे के साथ। तो जब ये बॉडी इससे टकराएगी तो इस पे फोर्स लगाएगी जिसे हम बोलेंगे F12, यानी आपका ये हो गया एक्शन फोर्स। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, जिसे आप बोलोगे रिएक्शन फोर्स, मतलब F21 जिसे बोल दिया। तो F12 यानी बॉडी 1 ने 2 पे फोर्स लगाया, और इसको हमने बोल दिया F21 यानी बॉडी 2 ने 1 पे फोर्स लगाया। तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दी, जिससे आप समझ सकते हो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बताया ये दो डिफरेंट बॉडी में होता है, ठीक है। अब हम और चीजें समझते हैं इससे रिलेटेड। हमने काफी एग्जांपल्स देख ली, और चीजें देखो। अब देखो, जैसे ये है कार्ट है, हॉर्स एंड कार्ट है। यहाँ पे आपका गन वाली एग्जांपल है, तो हम पहले गन वाली एग्जांपल समझते हैं, फिर हॉर्स और कार्ट वाली समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। देखो, जैसे ये गन है, बुलेट फायर हुई, मतलब गोली चली, तो जैसे ही गोली बाहर निकली ना, तो गोली का बाहर निकलना एक्शन है। जितनी स्पीड से गोली बाहर निकली उतना ही जर्क लगेगा पीछे। जर्क को कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? रिकॉइल। आपने देखा होगा बंदूक पीछे को जाती है। ये भी एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे भी आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ लगता है। तो कई बार यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई, जो जब गोली चलाते हैं पुलिस वाले, तो अपनी गन को बहुत ही स्ट्रांगली पकड़ते हैं। क्यों पकड़ते हैं? क्योंकि जितनी स्पीड से बुलेट जाएगी आगे, उतना ही रिएक्शन फोर्स क्रिएट होता है, और सही से ना पकड़ो तो गिर भी सकता है और चोट भी लग सकती है। तो अपने गन को बहुत ही स्ट्रांगली पकड़ते हैं, जिससे उनको प्रॉब्लम ना आए, चोट ना लगे। तो इसे आप समझ सकते हैं, इसे रिकॉइल कहते हैं, पीछे आने को, ठीक है। अच्छा, एक चीज और होती है। अब ये हमने बोला फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट, तो जो एक्सेलरेशन है ना, वो जरूरी नहीं सेम होगा, क्योंकि वो मास पे भी डिपेंड करता है। जैसे गन का मास ज्यादा होता है, बुलेट का मास कम होता है। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होती है, बट मास के कारण फोर्स का इम्पैक्ट कम हो सकता है, क्योंकि मास ज्यादा, तो आपका फोर्स का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज को हम और भी आगे पढ़ेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आप देखो हॉर्स वाला केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हॉर्स जो है कार्ट को या वैगन को खींच रहा है, तो हॉर्स आगे चल रहा है, कार्ट पीछे को खींचेगी। तो एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाना चाहिए, बट फिर भी कार्ट आगे जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि ये घोड़ा खींच रहा है, तो इसका और इसका फोर्स, एक्शन रिएक्शन कैंसिल हो गया। बट घोड़ा क्या कर रहा है? जमीन को भी धक्का लगा रहा है, साथ ही साथ घोड़ा जो है वो जमीन को भी धक्का लगा रहा है, ये नीचे जो हमने दिखाया है। तो जब वो जमीन को धक्का लगाता है, तो ग्राउंड उसको रिएक्शन फोर्स देती है, जिस कारण वो आगे मूव कर पाता है। एक बार फिर से सुनो, मैंने क्या बताया। मैंने ये बताया कि जब घोड़ा वैगन को खींचता है, कार्ट को खींचता है, तो कार्ट उसको पीछे को खींचती है। तो घोड़े की फोर्स और कार्ट की फोर्स जो है वो बैलेंस हो जाना चाहिए, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में। बट एक्चुअल में एक चीज और है। क्या है? कि घोड़ा इसके साथ साथ ना जमीन को भी धक्का लगा रहा होता है, जिस कारण वो मूव कर पाता है। जमीन को धक्का लगाने से उसको एक्शन फोर्स मिलती है, एंड द हॉर्स इज एबल टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं और समझते हैं हम चीजों को। अब देखो, यहाँ पे ये नीचे व्हील्स लगे हुए हैं कार्ट पे, यहाँ पे व्हील लगे हुए हैं, इनके हाथ में सामान है। इसने सामान यहाँ से यहाँ फेंका, इसने सामान यहाँ से यहाँ फेंका। तो जब ऐसा करेंगे, जब ये पुश करेगा, तो इसकी बॉडी हिलेगी। यानी जब ये बैग फेंकेगा तो एक्शन फोर्स है, इसको रिएक्शन फोर्स मिलेगी, इसका कार्ट पीछे मूव करेगा। ऐसा ही यहाँ पे होगा।
तो हम इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे। बट मास अलग अलग होने के कारण किसी बॉडी में मोशन ज्यादा आएगी, किसी में कम आएगी एक्सेलरेशन। जैसे आप ये देखो, इसका मास मान लेते हैं कम है, इसका मास मान लेते हैं ज्यादा है, तो जब ये बैग फेंकेगा तो इसका कार्ड थोड़ा कम मूव करेगा क्योंकि इसका मास ज्यादा है, और इसका मास कम होने के कारण ये थोड़ा ज्यादा मूव कर सकता है। आप ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स। तो अगर मास बढ़ गया तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप इस चीज का समझ सकते हो। सो फोर्स का वैल्यू सेम रहेगा बट एक्सेलरेशन की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है। अब आप समझिए एक चीज और, ये बैलून वाला केस और स्ट्रॉ वाला केस तो दोबारा आ गया। अब यहाँ पे मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, जरा समझो। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इवन दो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैं यहीं पे इसको लिख के समझाता हूँ, जरा समझना ध्यान से, ध्यान से समझना इसको मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला ये वाला फोर्स इज इक्वल टू F2, मान लो ये F1 फोर्स लगा रही है, ये लगा रहा है F2, तो F1 इज इक्वल टू F2। अब जो F1 है ये है M इंटू A1 और ये हो जाएगा M इंटू A2, तो फोर्स बराबर है। बट इसका मास मान लेते हैं हम M1 और इसका मास मान लेते हैं M2। लेट कर लेते हैं कि ये छोटी लड़की दिख रही है ना, लेट M1 इज स्मॉलर देन M2। तो अब अगर आप देखो, अगर मास कम हो तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये F इजिकल टू ma के बराबर है। यहाँ पे मास आपका ज्यादा है तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, these forces may not produce acceleration of equal magnitude। देखो फोर्स तो इक्वल होगी बट जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल नहीं हो सकता। दिस इज बिकॉज ईच फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट दैट मे हैव डिफरेंट मास। अगर मास भी सेम होता तो एक्सेलरेशन सेम मिलेगी, बट मास अलग अलग होने के कारण हमें एक्सेलरेशन सेम नहीं मिलेगी। चलो बेटा अब आप इसे नोट कर लो। ओके बेटा, तो आज हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन करना था, एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ फिर मैं आगे चलता हूँ। तो आप इसे फटाफट नोट भी करते जाओ। कोई अगर आपसे पूछे स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो आप ये लाइनें लिखिए, बहुत ही इजी है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब कोई भी आप एक्शन करते हो तो उसकी एक ऑपोजिट रिएक्शन आती है। आप इस चीज को ध्यान में रखें। क्या है वो चीजें, अब आपको चीज समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने आपको थप्पड़ मारने वाली एग्जांपल दी थी कि अगर आप किसी को जोर से थप्पड़ मारो तो आपको भी पेन होती है उतनी, है ना। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है। या आप कहीं पे वॉल पे एक पंच मारो तो वॉल पे जितनी जोर से मारोगे उतनी चोट आपको भी लगेगी, ये नहीं कि नहीं होगी। अब उसी की कुछ एप्लीकेशन है, देखो क्या है। आप बोर्ड से जंप करते हो, तो बोर्ड से जब आप जंप कर रहे हो तो वो एक्शन है। जंप करते हुए रिएक्शन क्या होता है कि आप बोर्ड को पीछे कर देते हो तभी जंप कर पाते हो। इसी तरह से स्विमिंग करते हुए हम वॉल को जब पैर से फोर्स लगाते हैं तो वो एक्शन है। उस फोर्स के कारण हमें रिएक्शन फोर्स मिलती है, जिससे हम लॉन्ग आगे तक, काफी आगे तक स्विमिंग करते हुए चले जाते हैं। फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये दो ऑपोजिट बॉडीज पे होता है, इस चीज का याद रखना। एक्शन ऑन रिएक्शन दो ऑपोजिट बॉडीज पे होता है, ठीक है ना। ये मेन चीज आप याद रखना। अच्छा, एक्सेलरेशन देखो क्या होता है। जैसे इस बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं आई, इस बॉडी में एक्सेलरेशन ज्यादा आई, यहाँ पे एक्सेलरेशन आई और ये बॉडी आगे गई। तो एक्सेलरेशन जो है मास पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी बॉडी का मास बहुत ज्यादा होगा तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं आएगी, जिसका कम होगा उसी में आएगी। जैसे आपने वॉल को धक्का मारा तो ये थोड़ी कि वॉल हिल जाती है अपनी जगह से, वॉल नहीं हिलती, पर्सन आगे चला जाता है। वॉल क्यों नहीं हिलती? क्योंकि वॉल का मास बहुत ज्यादा है, फिक्स है वो, वहां पे मास बहुत ज्यादा है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। और एग्जांपल्स देखिए फटाफट। रॉकेट वाला देखो, रॉकेट में जब फ्यूल बर्न होता है तो इतना प्रेशर क्रिएट होता है, मतलब एक्शन फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि रॉकेट ऊपर चला जाता है। बैलून में भी ऐसा ही होता है, जो मैंने आपको समझाया। अब यहाँ पे मेन एग्जांपल है हमारी चलने वाली, ये बाकी दो एग्जांपल्स को हम छोड़ देते हैं, चलने वाली एग्जांपल। वी आर एबल टू वॉक बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ। बिकॉज जब हम चलते हैं तो हम अपने पैरों से जमीन को पीछे को धकेलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्शन। तो जमीन हमें रिएक्शन फोर्स देती है एंड वी आर मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और एक एग्जांपल देखो घोड़े वाली और गन वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप बंदूक चलाते हो तो जैसे ही बुलेट आगे निकलती है जितनी फोर्स से, उतनी ही फोर्स बुलेट पे, गन पे लगती है पीछे की तरफ, जिसे हम कहते हैं रिकॉइल। तो जो रिकॉइल फोर्स है और जो ये फोर्स है ये सेम होती है, बट एक्सेलरेशन अलग होती है। ये बहुत तेज जाती है, ये धीरे से जाती है पीछे। क्यों? क्योंकि गन का मास ज्यादा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था फोर्स और ये वाली एग्जांपल देके। तो थर्ड लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी एक्शन फोर्स F1 इज इक्वल टू F2।
बट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन, F1 इज इक्वल टू F2। अब इसमें होता क्या है, गन का मास होता है ज्यादा ऑब्वियसली ना, आप अगर ये फॉर्मूला लगाओ M1A1 इज इक्वल टू M2A2, तो गन का मास ज्यादा है, एक्सेलरेशन कम होगी क्योंकि फोर्स सेम रखनी है ना, तो अगर एक चीज बढ़ गई तो एक चीज कम हो जाएगी। यहाँ पे एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है तो मास कम है, तो फोर्स ओवरऑल सेम रहती है, बट बॉडी में एक्सेलरेशन अलग अलग रहती है बिकॉज ऑफ मास। अब ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया कि भाई जब घोड़ा कार्ट को खींचता है या वैगन को खींचता है तो वो क्यों खींच पाता है, ये है मेन। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो कार्ट है ये पीछे को खींच रहा है, घोड़ा आगे को खींच रहा है, तो एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया, यानी घोड़ा मूव नहीं होना चाहिए। बट साथ में एक चीज और हो रही है, वो ग्राउंड को भी पुश कर रहा है पीछे को, वो ग्राउंड को पीछे को पुश कर रहा है, और ग्राउंड उसको रिएक्शन फोर्स दे रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्या दे रही है? रिएक्शन फोर्स। और ये एक्शन कर रहा है ग्राउंड पे, तो ये वाला फोर्स तो कैंसिल हो जाता है, बट इस एडिशनल फोर्स के कारण का घोड़ा जो है वैगन को खींच पाता आगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस पे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि एक्शन ऑन रिएक्शन फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट है, फिर भी घोड़ा वैगन को या कार्ट को कैसे खींच लेता है? तो इसका आंसर है भी इक्वल एंड ऑपोजिट तो है कार्ट और इसका, साथ में एक और एडिशनल फोर्स लग रही है, घोड़ा ग्राउंड को भी धक्का लगा रहा है, एक्शन फोर्स है, जिस कारण उसको रिएक्शन फोर्स मिलती है एंड द हॉर्स इज एबल टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है जी। और इसमें मास वाला हमने कंसेप्ट डिस्कस कर ही लिया। तो ये था हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो डेफिनेशन बनती है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब जब भी आप कोई एक्शन करते हो उसकी ऑपोजिट रिएक्शन आती है और उतनी आती है। बट फर्क क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है, फर्क क्या होता है, मास का फर्क हो सकता है जिस कारण एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकती है। तो ये चीजें थी जो हमने यहाँ पे पढ़ी, और अब आप इसके पे बेटा नोट्स बना लीजिए। तो आज हम इसमें इतना ही करेंगे।